हेलो दोस्तों, आप लोगों का कई दिन से सवाल आ रहा था सर डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा। तो डीएलएड के एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम जून में हो जाएगा। आप लोग तैयार रहिए। तो मैं आज आपको जीके और साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं आपको इतना लेवल से डीपली से डिस्कशन करवा दूंगा, आप कोई भी एग्ज़ाम ईजी में क्वालिफाई कर जाओ। साथ साथ मैं वो तरीका बताऊँगा कैसे आप जीके जीएस जब आप पढ़ते हो तो एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से रिलेट कैसे किया जाता है और रिलेट करने के बाद में उन्हें याद कैसे रखा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में लग गया। उत्प्लावन जीन जिम्पिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वह कौन था जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था? उसका नाम था बारबरा मैकलिंटॉक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको और भी कुछ बताता हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाटसन और क्रिक कौन था? तो याद रखना कि डीएनए का जो आकार होता है, डीएनए का आकार होता है, क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। क्या होता है? द्विकुंडलित होता है, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डबल हेलिक्स। ठीक। और यह आकार किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। आरएनए का आकार क्या होता है? एक कुंडलित होता है। द्विकुंडलित इस प्रकार से आपका आकार कहीं पर आपने देखा होगा, बना होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए। यह आकार कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जीन शब्द कौन दिया था? तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। कौन दिया था? जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। आपको ये बात याद रखना है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। फिर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जीन को आनुवांशिक की इकाई कहा जाता है। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इधर मैं आपको फ्रेश में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जीन सबसे कुछ और भी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया? आनुवांशिक की इकाई क्वेश्चन पूछेगा क्या है? आनुवांशिक की इकाई। दोस्तों आनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आनुवांशिकी की इकाई जीन है। और आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण कृत्रिम रूप से, कहने का मतलब संश्लेषण प्रयोगशाला में पूछेगा कौन किया? तो आपको बताना है हरगोविंद खुराना। क्या बताना है? हरगोविंद खुराना। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है। रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि कैंसर का इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, और रक्त कैंसर का इलाज में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आयोडीन 131 इसका प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो उपचार है घेंघा रोग में किया जाता है। वही घेंघा जिसको आप ग्वाइटर या गलगंठ बोलते हो, ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो आर्सेनिक 74 को हम लोग ट्यूमर के इलाज में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ट्यूमर के इलाज में करते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि सोडियम 24 का काम क्या है? तो चलिए मैं आपको यहाँ पर यहीं पर Na सोडियम 24 इसका कार्य होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है रक्त का थक्का का पता लगाना। क्या होता है? सोडियम 24 का कार्य क्या है? रक्त के थक्का का पता लगाना। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपको हल्का क्वेश्चन बता दूं और आपको मैं ठग लूँ इजी प्रश्न बना करके। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है। मैं वो नहीं बताता हूँ जो मैं जानता हूँ या जो आप जानते हो।
मैं वही बताता हूँ जो आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है और जो आने की संभावना है। इसी टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने इस टाइप के प्रश्न अगर आप याद रखते हैं तो यकीन कीजिए कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तब आपको पता चलेगा कि हमने आपको क्या बताया था, मुफ्त में मिल रहा है, तो इसका थोड़ा कदर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स। क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा, अभी इसको हमने कैसे पता कर लिया? दरअसल दोस्तों, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो का अर्थ होता है पानी। क्या होता है? हाइड्रो का अर्थ होता है पानी। यहाँ कह रहा है कि युक्त जल में मृदा, तो यानी कि मृदा यानी कि हाइड्रो पैडोलॉजी, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पैडोलॉजी है, ठीक है। तो खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप के संवर्धन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पैडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मृदा का अध्ययन है। क्या है? मृदा का अध्ययन है। अच्छा, एरोपोनिक क्या है? तो एरोपोनिक आपको याद रखना है कि मृदा रहित कृषि, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, हर्पेटोलॉजी क्या है? तो हर्पेटोलॉजी के बारे में याद रखना है, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी क्या है? उभयचर प्लस सरीसृप का अध्ययन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन सभ्यता दोस्तों कौन सा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, जब भी बात मेसोपोटामिया की हो तो आपको याद रखना कि यह सबसे प्राचीन सभ्यता तो है, ये है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पर बना था, तो नदी बता दो बच्चों, फटाफट बता दो। नदी किस नदी पर बना था? तो आपको बताना था दजला फरात नदी। किस नदी पर? दजला फरहात। जितना भी सभ्यता बना किसी न किसी नदी पर बना था, तो विकसित हुआ था। तो दजला फरहात नदी पर किस सभ्यता का विकास हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। अच्छा, यह कहाँ के लोगों की सभ्यता था? तो इराक ईरान के लोगों का सभ्यता था। कहाँ का था? इराक ईरान का जो लोग है वही लोग का यह सभ्यता था। अच्छा, मिस्र की सभ्यता कहेगा किस नदी पर विकसित हुआ? तो मिस्र की सभ्यता दोस्तों नील नदी पर विकसित हुआ। कहाँ पर हुआ था? नील नदी पर विश्व की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता विकसित हुआ था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारी भारत की सभ्यता है। क्या है? यह हमारी भारत की सभ्यता है। भारत की सभ्यता है, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? चूँकि भारत में सर्वप्रथम जगह जो खोजा गया था, इस भारत की सभ्यता का सर्वप्रथम जो जगह खोजा गया था वो कहाँ खोजा गया था? हड़प्पा में। इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम अगला नाम क्या देते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। तो आपको ये बात याद हो गया। अच्छा, चीन की सभ्यता पूछेगा किस नदी पर बना है? तो चीन की सभ्यता का विकास पीली नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? पीली नदी पर कहेगा किस सभ्यता का विकास हुआ है? तो चीन की सभ्यता का विकास हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए, भारत में सबसे बड़ी झील पूछेगा। अच्छा, खारे पानी का झील पूछेगा। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील बताओ। एशिया का खारे पानी में सबसे बड़ा झील बताओ, पानी का सबसे बड़ा झील बताओ। तो आपको क्या बता देना है कि उड़ी झील याद रखना है। क्या रखना है? उड़ी झील। उड़ी से याद रखना उड़ीसा, चिल से याद रखना चिल्का, यानी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अब कहेगा बूलर झील। बूलर झील आपको याद रखना, बूलर झील जो है दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा बूलर झील मीठे पानी का झील है। क्या है? मीठे पानी का झील है। बूलर झील क्या है? भारत का सबसे बड़ा
मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है। यह कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, लोकटक झील कहाँ है? तो आपको याद रखना, लोकटक झील दोस्तों कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में कौन सा झील है? तो लोकटक झील है। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना है, ये सब कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों कुछ सुविधा के असभाव के कारण मैंने आपका क्लास नहीं ले पाया टाइम टू टेबल, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, किसने सत्य के प्रयोग आत्मकथा लिखी थी? सत्य का प्रयोग आत्मकथा, यानी मेरे सत्य के साथ प्रयोग। आपको पता है कि यह आत्मकथा किसका है? तो यह आत्मकथा किसका है? गांधी जी का है। तो मेरे सत्य के साथ प्रयोग, यह किताब किसका है? मेरे सत्य के साथ प्रयोग गांधी जी का है। ठीक, और गांधी जी का और भी किताब है, हरिजन, हिंद स्वराज। क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी पूछेगा, किसका है? तो महात्मा गांधी का है। और गांधी जी का है गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, यह भी पुस्तक पूछेगा, किसका है? यह भी पुस्तक गांधी जी का है। और इसका कुछ पत्रिका आपको याद रखना है, यंग इंडिया। महात्मा गांधी का पत्रिका कौन है? यंग इंडिया। फिर आपको याद रखना है नवजीवन। ये सब दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको जैसे मैं याद रखता हूँ, आपको ऐसे ही दिमाग में याद रखना है, ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन ये तीनों पत्रिका पूछेगा, किसका पत्रिका है? तो महात्मा गांधी का पत्रिका है। अच्छा, नेहरू जी का किताब का नाम क्या है? तो नेहरू जी का किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछेगा। यह किताब किसका है? तो नेहरू जी का है। अच्छा, और नेशनल हेराल्ड ऑफ इंडिया कहेगा, किसका है? तो यह भी नेहरू जी का ही है। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रोज क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया 99 पर उपलब्ध हो जाता है। आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा लिंक। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए फटाफट आप लोग बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था भगवान बुद्ध था। कौन था? भगवान बुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भगवान बुद्ध को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। और भगवान बुद्ध का बचपन का नाम अगर पूछेगा कि इसका बचपन का नाम क्या था, इसका बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक, महात्मा बुद्ध का जन्म पूछेगा कब हुआ था? तो 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो आपको ये सब बात याद रखना है। अच्छा, चाणक्य, थोड़ा सा चाणक्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, मैंने कई बार आपको बता करके रखा हूँ कि बच्चों विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अच्छा, तो 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस मनाते हैं, गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। तो अहिंसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अगस्त को तो जानबे करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अच्छा, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? अब यहाँ पर हरित क्रांति का पिता पूछ रहा है। जनक मतलब क्या होता है? पिता होता है। तो हरित क्रांति का पिता दोस्तों अगर पूछेगा कि विश्व में किसको कहते हैं? विश्व में और भारत में, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। विश्व में बात किया जाए तो विश्व में हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? हरित क्रांति का पिता। विश्व में हरित क्रांति का पिता हम लोग किसको कहेंगे? हरित क्रांति का पिता दोस्तों भारत में किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। किसको कहते हैं?
एस स्वामीनाथन को हम लोग कहते हैं भारत में हरित क्रांति का पिता। लेकिन विश्व में किसको कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसको कहते हैं? तभी नाम याद नहीं आ रहा था। नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो फसल उत्पादन से है। क्या है? एक बार हरित क्रांति टोटल पूछा कितना बार किया गया था? तो 2 बार किया गया था। कितना बार किया गया था? 2 बार किया गया था। पहली बार हरित क्रांति पर चावल, दूसरी बार गेहूं पर बल दिया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में एकात्मक शासन प्रणाली का क्या अर्थ होता है? भारत में एकात्मक शासन प्रणाली का क्या अर्थ होता है? तो एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ होता है केंद्र सरकार का सर्वोपरि, अर्थात देश की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एकात्मक शासन प्रणाली कहेगा कि कहाँ से लिया गया है? तो एकात्मक शासन प्रणाली जो है दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से यह कॉन्सेप्ट को लिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भारत में हाँ दोहरा द्वैध शासन व्यवस्था, ये तो एकात्मक हो गया ना, तो जिसमें एक आदमी का शासन होगा, तो क्या कहेंगे? एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ पर है? तब आपको बताना है कि यूएसए यानी अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। अच्छा, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? भारत में मिश्रित शासन व्यवस्था है। क्या है? मिश्रित। ये बात आपको याद रखना है। भारत में क्या है? मिश्रित शासन व्यवस्था है। मिश्रित शासन व्यवस्था वाला कहेगा कौन सा देश है? तो भारत है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? चलिए फटाफट आप लोग बताइए, भू राजस्व प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? दोस्तों, भू राजस्व प्रणाली का शुरुआत अकबर द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अकबर को यह सलाह कौन दिया था? तो टोडरमल ने दिया था। कौन दिया था? टोडरमल ने दिया था। कौन दिया था? टोडरमल ने दिया था। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। और भू राजस्व प्रणाली का शुरुआत अकबर के समय में टोडरमल ने किया था। अच्छा, टोडरमल जो था ये अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? ये अकबर का वित्त मंत्री था। और टोडरमल ने दोस्तों भू राजस्व प्रणाली का नकल, टोडरमल ने भू राजस्व प्रणाली का नकल किसका किया था? नकल इन्होंने किसका किया था? तो दोस्तों ये नकल किया था शेरशाह सूरी का। किसका किया था? शेरशाह सूरी का भू राजस्व व्यवस्था उस समय का काफ़ी अच्छा था, तो इन्हीं का नकल कौन किया था? टोडरमल ने किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत में कहेगा, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता, थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ। भारत में भू राजस्व व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो भारत में भू राजस्व व्यवस्था अकबर के समय में ही लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, बालिका की शिक्षा पर सबसे पहले किसने बल दिया था? चलिए, बालिकाओं के शिक्षा पर सर्वप्रथम किसने बल दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले कौन थी? तो आपको बताना है सावित्रीबाई फुले। हाँ, सावित्रीबाई फुले का, हाँ ज्योतिबा फुले कौन थी? सावित्रीबाई फुले का पति। आपको ये बात याद रखना है। तो ज्योतिबा फुले कौन थी? सावित्रीबाई